विद्यार्थियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मानसिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान के इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, तथ्यों के अनुसंधान और विश्लेषण की प्रक्रिया में आज मैं रूबरू हूं राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों से। और विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका संबंध आपके द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रूपरेखा से है। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे भारतीय संस्कृति के अर्थ, उसके मूल स्वरूप, प्रकृति और उससे जुड़े हुए कई विषयों का विवेचन किया था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र करूंगा। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो न केवल विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति है बल्कि अपनी समकालीन सभ्यताओं से भी कुछ मामलों में प्राचीन है। मिस्र, यूनान, रोम, इन सब सभ्यताओं से आगे है। और विद्यार्थियों, इन सभी के बारे में जो बात है वो बात ये है कि आज आप मिस्र चले जाइए, यूनान चले जाइए, रोम चले जाइए, लेकिन आज वहाँ पर आपको वर्तमान परिवेश जो देखने को मिलेगा उसमें उन मूल संस्कृतियों की छाप कहीं भी नहीं है। जबकि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हम ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व और स्वरूप आज से सहस्त्रों वर्ष पहले जो मौजूद था वही आज भी विद्यमान है। आज भी हम अपने नैतिक रीति रिवाज, व्यवहार और आचार विचार में उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं ऋचाओं को, उन्हीं विधियों को और उन्हीं कर्मकांडों को हम अंगीकृत करते हैं जिन्हें आज से लगभग 2500 साल पहले, जब ऋग्वेद और उत्तरवेद का रचना काल माना जाता है, जब से उस दौर के अंदर वैदिक ऋषि और मनीषी इस चीज़ को प्रयुक्त करते थे। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीन है बल्कि इस संस्कृति का स्वरूप आध्यात्मिक भी है। भारतीय संस्कृति ने में मनुष्य को नैतिक आधार पर धर्म, नैतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष को पाने की बात कही है। भारतीय संस्कृति इस जीवन में ही रहते हुए मोक्ष की बात करती है और संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति इतनी ज़्यादा विकसित है कि हमारी संस्कृति ने विश्व इतिहास के किसी भी कोने से कोई भी लोग आए, संस्कृति सभ्यता का कोई भी अंश, मानव जातीय प्रजाति समूह का कोई भी अंश आया तो उसका खुलकर यहाँ पर स्वागत किया। आज हम संस्कृति के मूल स्वरूप को देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि आर्य भी इसी में, अनार्य भी इसी में, शक भी इसी में, यवन भी इसी में, हुण भी इसी में, कुषाण भी है। बाहर से बड़े पैमाने पर प्रजाति समुदायों का आगमन हुआ और वे यहीं के होकर रह गए। इसीलिए कवि इकबाल ने लिखा था कि रोम, मिस्र, यूनान सब मिट गई जहाँ से, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटाए नहीं मिटती हमारी। तो जब भी हम भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि यह संस्कृति मूल रूप से आध्यात्मिक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में और उत्तरवेद में देवी देवताओं की संकल्पना की गई है। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, विष्णु, मातृश्वान आदि सभी देवों की संकल्पना की गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सभी को अंगीकृत किया गया और पूजा पद्धति में शामिल किया गया। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन धार्मिक विचारों और विश्वासों को चुनौती मिली और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में एक सशक्त प्रतिक्रिया उभरकर सामने आई, तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति ने इन विचारधाराओं को भी अपनी संस्कृति के मूल अंग के रूप में स्वीकार किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूंगा कि वो बौद्ध धर्म जो वैदिक धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आया था, उसी बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति में अंगीकृत कर लिया गया और बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो संस्कृति की समन्वयवादिता की प्रवृत्ति का इससे बड़ा परिचय क्या मिलेगा? जो भी यहाँ पर आए वो यहीं कर होकर रह गए। परिणाम ये हुआ कि विविध प्रजाति समुदाय एक दूसरे के पास आए, वैवाहिक संबंध कायम हुए। भले ही उन विवाहों को संस्कृति की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बड़े एक अलग तरीके से देखा गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसके परिणाम स्वरूप संस्कृति एनरिच हुई है, संस्कृति समृद्ध हुई है। और आज हम हिंदुस्तान का जो कलेवर देखते हैं वो संस्कृति के इसी व्यापक
उदार समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। हमारे यहाँ पर वेदों का प्रावधान है, वेदांगों का प्रावधान है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि के रूप में हमें विविध प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिससे कि संस्कृति की आध्यात्मिकता की पुष्टि होती है। यहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि शंकर ने अपने उपदेश दिए, दूसरी तरफ बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, महावीर ने अपने उपदेश दिए। इसी प्रकार से कई विचारधाराओं को यहाँ पर स्थान मिला। तो यह भारतीय संस्कृति की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विविध प्रकार की भौगोलिक विविधताओं के बावजूद, वातावरण की विविधता, जलवायु की विविधता, विविध प्रकार की भौतिक विविधताओं के बावजूद भी इस संस्कृति का मूल स्वरूप कभी भी नहीं बदला। और भौगोलिक विविधताओं ने, भौगोलिक बाधाओं ने, चाहे हिमालय पर्वत हो, इन सभी ने, जहाँ तक हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में काम किया और भारत को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता प्रदान की। इसका परिणाम यह है कि भारत उत्तर की तरफ से विदेशी आक्रांताओं के हमले से मजबूत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान की सीमाओं को पार करके अफगानिस्तान तक भारतीय संस्कृति की विचारधारा को फैलाया। और जैसे कि हम देखते हैं कि एरिया यानी हिरात, एराकोसिया यानी कंधार, गेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में शामिल किया और भारतीय संस्कृति को इन क्षेत्रों में फैलाया। जहाँ तक हम भारतीय संस्कृति की व्यापकता और प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति एक बड़े ही व्यापक एरिया में फैली हुई थी, जिससे हम उत्तर भारत कहते हैं, सदर्न ईस्टर्न एशिया। वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इस संस्कृति की व्यापकता को दिखाता है। सम्राट अशोक को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़े पैमाने पर व्यापक तौर में फैलाया। आज श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, सदर्न ईस्ट एशिया में, कोरिया में, जापान में, चीन में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप विकसित हुआ उसको बृहत्तर भारत की श्रेणी में दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि संस्कृति विविध प्रकार की विशेषताओं से युक्त है। यहाँ पर इस संस्कृति में वर्णों का भी प्रावधान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी के लिए उनके अलग अलग कर्मों का निर्धारण है। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में जन्म कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में निहित स्वार्थों के कारण ये जन्म आधारित हो गई। इसी प्रकार से संस्कारों का प्रावधान है, जीवन से लेकर अंतिम तक संस्कारों का प्रावधान है, अंतिम संस्कार तक। रामायण और महाभारत भारत की सांस्कृतिक साहित्यिक निधि के अमूल्य धरोहर है। पुराण, उपनिषद, और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं कठोपनिषद की तो हम ये कहेंगे कि भारतीय ज्ञान, तत्व विज्ञान, विद्या और दर्शन का इससे बेहतरीन और अनमोल उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि ये संस्कृति अपने आप में विविध प्रकार की विशेषताओं से युक्त है। और इस संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत है कि संस्कृति का स्वरूप आज भी विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज कुछ मुख्य तौर पर कुछ मोटी बातें बताई, जिसके आधार पर आप कोशिश कीजिए कि आप इस संस्कृति को समझें और इस संस्कृति की विशेषताओं को जानने की कोशिश करें। परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे लघुत्रात्मक रूप में भी संस्कृति की कोई 4 विशेषताएं पूछ सकते हैं और निबंधात्मक रूप में भी पूछ सकते हैं। आगे की कक्षा में विद्यार्थियों में आपसे वैदिक धर्म के स्वरूप और प्रकृति के बारे में चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।